नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूट्रिशन अमन प्रयास जिक्र में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 30 सितंबर और 30 सितंबर से आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि आज का सभी शिफ्टों में जो एग्ज़ाम आपका था, यानी कि 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम आपका समाप्त हो गया है। सभी शिफ्टों को मिला दें तो लगभग आपका 75 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से बहुत सारे जो प्रश्न हैं आपका वो मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी की। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से एक बार ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न फ्रेंड्स वह है कि मानसिम राम मेघालय के किस पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो मानसिम राम की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका मेघालय के किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये दोस्तों आपका खासी पहाड़ी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका खासी हो जाएगा। इसके अलावा खासी पर्वतमाला की बात करते हैं तो मेघालय राज्य के शिलोंग पठार पर स्थित है। इसके अलावा मेघालय में 3 पहाड़ी है, एक आपका खासी हो गया, एक आपका जयंतिया हो गया, जो कि मेघालय राज्य में खासी पहाड़ी के पूर्व में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा पटकाई पहाड़ी श्रृंखला का एक हिस्सा है जो भारत म्यांमार सीमाओं का पार है। इसके अलावा गारो पर्वतमाला की बात करते हैं तो ये मेघालय भारत में गारो खासी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। पर्वत श्रेणी हिमालय का उष्णकटिबंधीय इको गेन का हिस्सा है। गारो ने खुद को एचिक कहा है, स्थानीय रूप से इस्तेमाल किया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। नोकरेक जो है आपका छोटी गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले लेकिन बात कर लेते हैं, अगर आप एसएससी 2024 में जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उन सभी का अगर आप एक कंप्लीट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमें संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र है आपका 99737416 और एक है आपका 62990815। ठीक है, ये 2 व्हाट्सएप नंबर है। इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना होगा। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि एसएससी जो है आपका बस पीवाईपी का ही खेल है। जो लोग तैयारी करते होंगे वो लोग जानते होंगे कि आपका जो एसएससी जो प्रश्न पूछा है वो आपका पीवाईक्यू पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, पीवाईपी को ही पढ़ते रहना है। ठीक है, तो एक तो है कि हमने एक 45 प्लस टॉपिक वाइज प्रयास ई बुक बनाया है, जिसमें उन टॉपिक को ऐड किए हैं जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, इसके अलावा CHL 2024 का आंसर की से अपडेट हम पीडीएफ तैयार कर दिए हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। इसके अलावा CGL 2024 का MBQ यानी कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। CPU 2024 का आपका MBQ है। फेज 12 का MBQ है। GD 2024 का MBQ है और MTS 2024 का जो आपका चल रहा है। ठीक है, याद रहे जो भी पीडीएफ आपका MBQ दिया जाएगा वो जैसे ही आंसर के साथ आपका अपडेट होगा वो दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाएगा, अगर आप इस को परचेस करते हैं एसएससी 2024 एग्जाम कंप्लीट पीडीएफ को। तो ठीक है, इसका जो प्राइस रखा गया है वो दोस्तों आपको 149 रुपये रखा गया है। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप इतना पीडीएफ नहीं भी लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम इतना पीडीएफ नहीं पढ़ेंगे, तो आप किन्हीं 2 पीडीएफ को लेते हैं तो आपको 49 पड़ता है। ठीक है, तो अगर किन्हीं 2 पीडीएफ को लेना है तो आप 49 रुपये में ले सकते हैं, 3 को लेना है तो 75 में ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपका प्राइस रखा गया है। बाकी जो भी आप लोग के लिए है, जो भी लगता है कि मेरे लिए ज़रूरी है, तो आप लोग इसे ले सकते हैं। ठीक है, बाकी हमने आपको बता दिया। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन फ्रेंड पूछा गया फ्रेंड्स, वो पूछा गया कि फुट शॉट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है। ठीक है, तो फुट शॉट शब्द की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका फुटबॉल में उपयोग किया जाता है। फुट शॉट का शब्द उपयोग फुटबॉल सॉकर में किया जाता है। इसके अलावा फुटबॉल में खिलाड़ी अपने पैरों का उपयोग करके गेंद को किक मारते हैं और गोल करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा फुटबॉल से संबंधित अन्य शब्द की बात करते हैं तो किक हो गया, कॉर्नर बैंक हो गया, गोल हो गया, रिबाउंड हो गया, पेनल्टी हो गया, बेस लाइन, किक, पास, ऑफ साइड, साइड बैक, डिफेंडर। इसके अलावा मूव, हैट्रिक, स्टॉपर, फाउल, राइट आउट, लेफ्ट आउट, फुल बैक, ऑफ बैक, स्ट्राइकर, रेफरी, फ्री किक, सेंटर, टाई ब्रेकर, हैंडबॉल, स्वीपर, सेंटर, थ्रो इन, हैंडबॉल, फाउल्ट, ये सभी जो शब्द है आपका फुटबॉल से ही संबंधित है। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया आपसे कि चहलगानी को किसने नष्ट किया था। ठीक है, तुर्क ए चहलगानी को नष्ट किसने किया था, जिसका राइट आंसर था बलबन। ठीक है, चहलगानी शम्स उद्दीन इल्तुतमिश या अल्तमस ठीक है के द्वारा सियासत पर हासिल होने के बाद बनाया गया था। उसने इस समूह का निर्माण किया क्योंकि उससे एहसास हुआ कि तुर्की कुलीन भरोसेमंद नहीं थे और उसके शासन को कार फेंकने के लिए उसके खिलाफ योजनाएं कर सकते थे। इसलिए उन्हें उसकी रक्षा के लिए उसके पास विश्वास योग दासों का एक समूह था, जिसे समूह को अमीर चहलगानी, तुर्क चहलगानी या चालीसा के रूप में जाना जाता था। ठीक है, इसमें 40 दासों का एक समूह बनाया गया था। इससे गयासुद्दीन बलबन जैसे ही शासक बनता है इसको नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो 1266 में आपका बलबन शासक बनता है, इसको नष्ट करता है। बलबन की बात करते हैं तो लो और रक्त की नीति अपनाने वाला ये प्रथम शासक था। नियावत खुदाई जिले इलाई की उपाधि स्वीकार किया था। फारसी तथा सिद्धा प्रबोध पेश किया था, सिद्धा प्रबोध को लागू किया था। इसके अलावा दीवान अराज की स्थापना बलबन ने ही किया था। फारसी साहित्य का संरक्षक था और मीर खुसरो का विशेष पक्षधर था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि यदि हम जीएनपी से मूल्य ह्रास घटाते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली कुल आय की माप डैश कहा जाता है, जिसका राइट आंसर था
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे कि हम लोग NNP भी कहते हैं, ठीक है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद है जो देश के नागरिक के द्वारा विदेशों में घरेलू स्तर पर उत्पादित तैयार माल और सेवाओं का कुल मूल्य घटा मूल्यह्रास है। न्यूनतम उत्पादन मानकों को जारी रखने में राष्ट्र की सफलता को मापने के तरीके में NNP की अक्सर वार्षिक आधार पर जांच किया जाता है, ठीक है। बाकी सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP क्या है, तो GDP या सकल घरेलू उत्पाद को अर्थशास्त्रियों के द्वारा अर्थव्यवस्था के आकार के रूप में संदर्भित करता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारत में किस प्रकार का संविधान है, तो इसका राइट आंसर लचीला और कठोर आपका दोनों हो जाएगा। भारत में किस प्रकार का संविधान है, तो कठोर है, ठीक है। कठोर संविधान एक ऐसा संविधान है जो देश के अन्य कानूनों पर टिका हुआ है, जबकि लचीला नहीं करता है। एक लचीला संविधान हुआ है जिसमें विधायिका संविधान की सामग्री और सिद्धांतों को साधारण विधायिकी प्रक्रिया के उपयोग के माध्यम से संशोधित करेगी। कठोर संविधान के संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। अमेरिकी संविधान एक कठोर संविधान का उदाहरण है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि RNA कोशिका के किस भाग में पाया जाता है, ठीक है। तो RNA की बात करते हैं तो इसका विस्तार राइबोन्यूक्लिक एसिड के रूप में होता है। यह एक बहुआयामी कार्य है जो जीन कोडिंग, डिकोडिंग, बिजनेस और एक्सप्रेशन सहित कई कार्य करता है। RNA का प्रोटोटाइप और भंडारगृह केमिकल रूप में होता है। RNA का डायनामिक एंजाइम के माध्यम से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस नामक एंजाइम की उपस्थिति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सितंबर 2023 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED का कार्यवाहक निदेशक किसे नियुक्त किया गया था, जिससे का राइट आंसर आपका राहुल नवीन था। भारत सरकार ने सितंबर 2023 में राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया था 15 सितंबर 2023 को, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के किस भाग में पटकाई बम पहाड़ियाँ स्थित है, तो राइट आंसर होगा भारत का पूर्वी भाग, ठीक है। भारत के पूर्वी भाग में यह आपका जो पटकाई बम है स्थित है। इसके अलावा असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड पटकाई सीमा के साथ लगता है। पटकाई का अर्थ होता है ताई अहोम भाषा में टू कट चिकन है। पटकाई पर्वत श्रृंखला के माध्यम से दिहिंग नदी असम के शिवसागर जिले में ब्रह्मपुत्र से मिलने के लिए नीचे बहती है। इसके अलावा पटकाई सीमा में 3 पहाड़ी पटकाई बम, गारो खासी जयंतिया और लखाई पहाड़ियाँ भी स्थित है, ठीक है। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि नेहरू रिपोर्ट 1928 किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था, तो राइट आंसर था मोतीलाल नेहरू। जब भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया 1928 में, तब भारत सचिव बर्कनेट ने भारतीयों को सर्वदलीय स्वीकृति का एक संविधान बनाने की चुनौती दी और भारतीय ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति बनाई, जिसका उद्देश्य था संविधान का एक प्रारूप बनाना। समिति ने जो प्रतिवेदन तैयार किया उसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। अगला जो है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी, जिसका राइट आंसर था जतिन दास। जतिन दास एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी 1929 में लाहौर में 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में मौत हो गई थी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें सर जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल होने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी दिया था 23 मार्च 1931 को, जिसे अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य विधायिका में उनके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने के दौरान उस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके खिलाफ प्रस्ताव विचाराधीन है अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए, वो किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 181 था। अगला है कि 1991 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर आपका केरल होगा। 1991 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर 90.59% है और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भी बात करते हैं तो केरल का ही साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अगला है हाउ मेनी स्मार्ट सिटीज़ आर देयर इन इंडिया इन 2023, तो राइट आंसर आपका 100 होगा। स्मार्ट सिटी मिशन की बात करते हैं तो केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे जून 2015 में 100 शहरों को बदलने के लिए शुरू किया गया था ताकि स्मार्ट सोलवेंस के अनुप्रयोग के माध्यम से अपने नागरिकों को एक सभ्य गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि बथुकुम्बा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, जिसका राइट आंसर था तेलंगाना। बथुकुम्बा एक पुष्पों का त्यौहार है जो मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। इसके अलावा पंजाब राज्य में भी कुछ पर्व मनाए जाते हैं, लोहड़ी, बैसाखी, ठीक है। इसके अलावा गुरु पर्व, उत्तर प्रदेश में गंगा दशहरा, इसके अलावा गुड़ी पड़वा हो गया, गणेश चतुर्थी हो गया, ये आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। अगला है संजना बथुला किस खेल से संबंधित है। संजना बथुला की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा स्केटिंग से संबंधित है, ठीक है। 15 वर्षीय संजना इस बार के खेलों में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है। एशियाई खेलों में वह रोलर स्केटिंग में कांस्य पदक जीतने वाली महिला रिले टीम की हिस्सा थी। हालांकि उनकी टीम की साथी कार्तिका जगदीश्वरन
हिरल साधु और आरती कस्तूरी ने राज ने 4 34 861 का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। इसके अलावा अनहात सिंह को भी याद रखिएगा, ये आपका स्क्वेश से संबंधित है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगला है कि पॉवर्टी एंड अनबटस्ट रोल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने लिखा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। लंदन इंडियन सोसाइटी एसोसिएशन की स्थापना में मदद की थी और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 1886 में, 93 में और 2006 में। बाकी 1885 में नौरोजी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी है जो कि रहे थे। अगला है बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किसने किया? तो राइट आंसर रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। सिस्टम 1765 में पेश किया गया था, 1772 तक ये आपका जारी रहा था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि पित्रादुरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये कीमती पत्थरों से बने फूलों के डिजाइन के साथ दीवारों को सजाना से संबंधित है। पित्रादुरा इटालियन बहुवचन है जिसका अर्थ होता है कठोर पत्थर या कठोर चट्टान। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। साथ में शाहजहां ने ताजमहल में आर्किटेक्चर में पित्रादुरा तकनीक का ही उपयोग किया था, तो इसको भी याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि रबी की फसल डैश तक बोई या काटी जाती है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो बोई पूछा जाएगा तो अक्टूबर से दिसंबर में, काटी पूछा जाएगा तो अप्रैल से जून में। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों ये सभी क्या है? रबी की फसल हैं। इसके अलावा भारतीय जलवायु के पैटर्न के आधार पर हमारे देश में फसल को मुख्य भागों में बांटा जाता है। खरीफ हो गया, रबी हो गया, एक आपका जायद भी है। ठीक है, तो खरीफ फसल की बात करेंगे तो आमतौर पर मई जून से लेकर मानसून के दौरान इसे बोया जाता है। वहीं पर रबी फसल अक्टूबर नवंबर के दौरान। इसके अलावा अन्य नाम की बात करते हैं तो खरीफ फसल का मानसून क्रॉप्स, ऑटम क्रॉप्स हो गया, रबी फसल का विंटर क्रॉप्स हो गया। इसके अलावा खरीफ जो फसल है बारिश पर निर्भर होता है, अत्यधिक कम या अत्यंत वर्षा से नुकसान पहुंचाती है। रबी फसल की बात करते हैं आमतौर पर कोई भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन सर्दियों में बारिश नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा कटाई की अवधि की बात करते हैं तो अक्टूबर नवंबर में खरीफ को काटा जाता है और रबी फसल को अप्रैल और मई में। फसल के उदाहरण की बात करते हैं तो चावल, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, कपास, चारा ये सभी खरीफ फसल है। गेहूं, जौ, जई, दल, सरसों और अलसी ये आपका रबी फसल है। नाम की बात करते हैं तो हेमंत ऋतु को अरबी में खरीफ कहते हैं, बसंत ऋतु को अरबी में रबी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक आपका जायद फसल भी होता है। जायद जो फसल है इन दोनों फसलों के बीच में ही बोया जाता है और काट भी लिया जाता है, जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ये सभी आपका क्या है? तो जायद फसल है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, वो पूछा जो गया था वो पूछा गया कि भारत के जो पड़ोसी दो देश है, ठीक है, भारत कितने देशों के साथ आपका सीमा साझा करता है? तो टोटल 7 देशों के साथ। ठीक है, भूमि सीमा 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और तट रेखा की लंबाई जो है 7,516 किलोमीटर। 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल के साथ, सुदूर पूर्व में म्यांमार और पूर्व में बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका दक्षिण पूर्व से, मालदीव दक्षिण पश्चिम से, 2 ऐसे देश जिनका जल सीमा है। ठीक है, भारत कुल 9 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें से 7 देश भूमि है और 2 आपका क्या है? तो समुद्री है। ठीक है, बाकी भूमि सीमा के मामले में भूटान भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है और बड़ा आपका कौन है? तो बांग्लादेश है। ठीक है, बाकी कौन कौन सा पड़ोसी जो देश है, कौन कौन सा सीमा साझा करता है? तो अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर जो पीओके वाला भाग है वो टच करता है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम करता है। भूटान से अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। चीन से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश करता है। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। नेपाल से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत से अलग होता है। मालदीव जो है लक्षद्वीप के नीचे हिंद महासागर का दक्षिणी पश्चिम भाग है। ठीक है, बाकी पड़ोसी देश को एक नज़र में देख लेते हैं तो अफगानिस्तान के साथ सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर सबसे कम है। बाकी आधिकारिक भाषा है दारी पश्तो, आएगा ही। 100% मुद्रा अफगानी है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है भारत, 4096.7 किलोमीटर सबसे ज़्यादा। भाषा बंगाली है, मुद्रा बांग्लादेश टका है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर, आधिकारिक भाषा जोंगखा है, मुद्रा नोगल्ट्रम है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर, भाषा मंदारिन है और चीनी युआन यहाँ का मुद्रा है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भाषा बर्मी है और मुद्रा बर्मी क्यात है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, भाषा नेपाली है और मुद्रा नेपाली रुपया। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, भाषा उर्दू है और रुपया पाकिस्तानी रुपया। श्रीलंका की बात करेंगे तो समुद्री सीमा के साथ साझा करता है, सिंधी हो गया, तमिल हो गया, मुद्रा श्रीलंका रुपया है। मालदीव के साथ समुद्री सीमा ही साझा करता है, भाषा दिवही है, मालदीवियन रुपया यहाँ का क्या है? तो मुद्रा है, तो इसको भी याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 101%। ठीक है, तो ये पूछा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बेहदी खलम किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो बेहदी खलम की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका मेघालय का ये पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, मेघालय का सबसे अधिक मनाया जाने वाला सांस्कृतिक त्यौहार है और बुआई की अवधि के बाद जुलाई में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। त्यौहार भगवान को एक निमंत्रण है जो भरपूर फसल के लिए उनका आशीर्वाद मांगता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से बस्तर दशहरा को याद रखिएगा, भोर मध्य महोत्सव को, मड़ई महोत्सव को, तमिलनाडु से पोंगल को, तिपुसम को, महा महोत्सव को, गुजरात से नवरात्रि रन उत्सव को, उत्तरायण को भी याद रखना है। ठीक है, तो ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो पूछा गया कि कनक रेले निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। तो कनक रेले की बात करते हैं तो कनक जो रेले हैं यह आपका मोहिनीअट्टम से संबंधित है। मोहिनीअट्टम है आपका केरला का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की संस्थापक निदेशक मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की प्रिंसिपल भी हैं। 1989 में गुजरात सरकार के द्वारा गौरव पुरस्कार, 90 में पद्मश्री पुरस्कार, 5 में आपका दिया गया था संस्था विपच्ची के द्वारा गला विपच्ची की उपाधि, 6 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान। इसके अलावा 2013 में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण दिया गया। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से इंदौर घराने के स्थापना के लिए जाना जाता है, यानी कि इंदौर घराना का जो स्थापना है वो आपका किसने किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंदौर गिल्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उस्ताद अमीर खान। ठीक है, तो उस्ताद अमीर खान के द्वारा जो है इंदौर घराना का स्थापना किया गया था। कुछ प्रसिद्ध गायक हैं जो कि आपके किससे संबंधित थे, इंदौर घराना से, आमिर खान हो गए। इसके अलावा पंडित अमरनाथ, शंकर लाल मिश्रा, कंचन बनर्जी, पूर्वी मुखर्जी हो गया। ठीक है, तो इस सबको याद रखिएगा। इसके अलावा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कुछ और घराने हैं, जैसा कि ग्वालियर घराना हो गया, इसके संस्थापक थे नथन पीरबक्स। रामपुर सहसवासन घराना की बात करेंगे तो उस्ताद इनायत खां। जयपुर अतरौली घराना की बात करेंगे तो उस्ताद अल्दिया खां। किराना घराना के संस्थापक अब्दुल करीम खां। पटियाला के हैं आपका अली बख्श और उस्ताद फतेह। आगरा घराना के संस्थापक आपकी हाजी सुल्तान हैं। ठीक है, तो इन सभी को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि व्हाट विल बी द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जो राइट आंसर था आपका NaHCO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और जो आपके रासायनिक तत्व हैं उसके रासायनिक सूत्र का यहाँ फार्मूला दिया गया है, जैसा कि व्यापारिक नाम आपका चाक है, जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, चुना को कहते हैं। सुहागा को हम लोग बोरेक्स के नाम से जानते हैं। रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7 10H2O। फिटकरी को हम लोग पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। रासायनिक सूत्र याद कर लीजिएगा। जिप्सम को हम लोग कैल्शियम सल्फेट के नाम से जानते हैं, CaSO4 2H2O होता है। नीला तोता को हम लोग कॉपर सल्फेट के नाम से CuSO4 होता है। हरा कासिम को हम लोग फेरिक सल्फेट के नाम से Fe2SO4 होता है। शुष्क बर्फ को हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग CO2 रासायनिक सूत्र है। कास्टिक पोटास की बात करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH फार्मूला है। स्पिरिट को मेथिल एल्कोहल CH3OH फार्मूला है। एल्कोहल को एथिल एल्कोहल के रूप में जानते हैं, C2H5OH फार्मूला है। खाने का सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 है। धोने का सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसका फार्मूला होता है। सोडा को हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से KNO3 होता है। इसके अलावा भूजा चूना को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से CaOH2 होता है। लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से N2O होता है। लाल दवा को हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से KMnO4 होता है। चूना को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से CaO होता है। लाल सिंदूर को हम लोग लेड पर ऑक्साइड Pb3O4 होता है। नौसादर को हम लोग अमोनियम क्लोराइड के नाम से NH4Cl होता है। TNT को हम लोग ट्राई नाइट्रोटालिन के नाम से फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। मंड को हम लोग स्टार्च के नाम से C6H10O5 होता है। अंगूर का असद को ग्लूकोज के नाम से C6H12O6 होता है। सिरका को C3COOH हुआ था, आपका CGL में पूछा गया था। सिल्ट का आपका होता है सिल्का एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो दोस्तों आपके थे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। तो इसका राइट आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था तो इसका राइट आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य होगा। कब किया था, 322 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, इसके अलावा किस वंश के स्थान पर किया था तो नंद राजवंश के स्थान पर किया था। नंद का जो अंतिम राजा था धनानंद, उसको हराकर है जो कि इसका स्थापना किया था। ठीक है, इसके अलावा जो अशोक है वो भी आपका मौर्य वंश से ही संबंधित है। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। अशोक को हम लोग प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मौर्य वंश का आपका तीसरा शासक था। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला है कि हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कर
करक्यूमिन हो जाएगा। ठीक है, करक्यूमिन के कारण जो हल्दी का जो पीला रंग है वो होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है टमाटर का जो रंग है वो किसके कारण होता है, तो लाइकोपिन के कारण। इसके अलावा लाइकोपिन के कारण तरबूज का भी रंग लाल होता है, गुलाबी अंगूर भी लाल होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला जो है कि लोसर महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका लद्दाख होगा। जो लोसर है आपका लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाखी नववर्ष की शुरुआत के रूप में कब मनाया जाता है, तो तिब्बती कैलेंडर के 11वें महीने के 15वें दिन है जो कि आपका मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि देश का सबसे उम्रदराज सांसद कौन है, जिसका राइट आंसर आपका डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क होगा। हालांकि पूछा गया था किस पार्टी से इनका संबंध है, तो आपका इनको पार्टी की बात अगर करते हैं तो बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी है जो कि इनसे संबंधित है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा 1996 से 68 2004 में मुरादाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं। 2009 में आपका बहुजन समाज पार्टी के रहे हैं, लेकिन आपसे पूछा गया था सन 2019 का, तो आपका सपा के टिकट से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सपा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि समाजवादी पार्टी। ठीक है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे मुलायम सिंह यादव, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री है, जो कि रह चुके हैं। ठीक है, आपके सीजीएल में आया था। अगला है कि 2024 में आरसीबी महिला टीम की कप्तान कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका स्मृति मंधाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूनियन टेरिटरीज में तो दादरा नगर हवेली हो जाएगा। दादरा नगर हवेली का जो आपका लिटरेसी रेट है ओवरऑल वो आपका 77.24 है। मेल का बात करते हैं 85.17 है, फीमेल की बात करते हैं तो 64.32 है। बाकी पीटीएफ में और सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे। अभी वीडियो में अभी कम फैक्ट्स ले रहे हैं क्योंकि समय कम है। ठीक है, तो पीडीएफ में आपको सारे फैक्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अगला है कि जो मौलिक कर्तव्य आपके कौन से भाग में है, भाग पूछा गया था तो भाग 4 का ए हो जाएगा। अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाता तो अनुच्छेद 51 का ए होता। इसके अलावा कब जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, सभी नागरिकों को नैतिक दायित्व माना जाता है मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा 11वां जो मौलिक कर्तव्य पहले 10 जोड़ा गया था, इसके बाद 86वां संविधान सन 2002 हुआ और उसके माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि जोड़ दिया गया था, इसको भी याद रखना है। बाकी स्वर्ण सिंह समिति जो है इन्होंने बस 8 ही मौलिक कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 1976 में इंदिरा गांधी ने 10 मौलिक कर्तव्य को है जो कि जोड़ दिया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, वो आपका किसको प्रतिस्थापित किया था, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को है जो कि इन्होंने प्रतिस्थापित किया। अगर आपसे पूछा जाता कब पारित किया गया तो दिसंबर 2023 में इसको पारित किया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसमें डिजिटल साक्ष्य जैसे आधुनिक मुद्दों को शामिल किया गया था। अगला है पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण आपसे पूछा गया था। ठीक है, जिसमें आपका पूंजीगत वस्तु के उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वाहन हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, कच्चा माल बुनियादी खाद्य सामग्री हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, सुविधाएं संरचना हो गया, फिक्सर फर्नीचर भवन कारखाने, ये सभी आपके क्या हैं, तो पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके अलावा औद्योगिक रोबोट हो गया, ग्राइंडर, ड्रिलिंग मशीन, कतरनी मशीन, आरा मशीन। ठीक है, इसके अलावा पूंजीगत वस्तु आखिरकार होता क्या है, तो पूंजीगत वस्तु वो भौतिक संपत्तियाँ हैं जिनके इस्तेमाल किसी व्यवसाय में उपभोक्ता के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने में किया जाता है। इनका इस्तेमाल किसी अन्य उत्पाद के निर्माण या सेवा की डिलीवरी में किया जाता है। पूंजीगत वस्तुओं का जीवन काल 1 साल से ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था पाटन की महिमा। ठीक है, द गैलरी ऑफ पाटन जो पुस्तक है वो कौन से भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो ये आपका भाषा लिखा गया था गुजराती में, तो इसका राइट आंसर आपका गुजराती होगा। बाकी पाटन की महिमा जो कि एक ऐतिहासिक कथा त्रय की पहली किताब है, 11वीं शताब्दी के दौरान गुजरात में चालुक्य और सोलंकी वंश के सिद्धराज जयसिंह के शासनकाल के दौरान पाटन में सेट किया गया। यह श्रृंखला 1910 के दशक में गुजराती भाषा में लिखा गया। पहली किताब 1916 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। पहला बार गुजराती में लिखा गया था जो कि आपके ऑप्शन में लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम पूछा गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो लिखा पुस्तक है दो बहुत प्रसिद्ध है, एक आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ है और दूसरा आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया है। बाकी आपके ऑप्शन में क्या आया था, आपसे क्या पूछा गया था, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी दादा भाई जो नौरोजी हैं इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो कि कहा जाता है, 3वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला जो है पद्म पुरस्कार जो है उसको आपको सजाना था, यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो भी सजाना हो। ठीक है, ये आपसे सजाने के लिए पूछा था। तो नागरिक पुरस्कार की बात करते हैं तो 4 नागरिक पुरस्कार हैं। पहला तो भारत रत्न है, इसके अलावा आपका पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है। ठीक है, जिस प्रकार भी सजाने को आया होगा तो आप लोग सजा दीजिएगा। पहला पे आपका भारत रत्न आता है, इसके अलावा दूसरा पर आपका पद्म विभूषण आता है, तीसरा पर पद्म भूषण आता है और चौथा पर पद्म श्री आता है। अगर नीचे से ऊपर सजाना हो तो पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी आता है। ठीक है, इसका जो घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस पर किया जाता है। 1954 में इसका शुरुआत किया गया था। 1955 के बाद इसका नाम बदलकर पद्म भूषण, पद्म श्री जो कि कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला जो है कि पंजाब विधान जो परिषद है वो आपका भंग कब किया गया था, तो ये भंग किया गया था 1 जनवरी 1970 को। ठीक है, पंजाब विधान परिषद को भंग किया गया था। इसके अलावा पंजाब विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम 1969 पारित किया गया था और इस अधिनियम के लागू होने के बाद पंजाब की विधायिका एक सदनीय हो गया था। ठीक है, बाकी
1952 से 69 तक ये कार्यरत रहा था। 39 सीटें थीं। इसके अलावा 1966 में पंजाब को 3 भागों में बांट दिया गया था, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, इस बंटवारे के बाद विधान परिषद की सीटें घटकर 40 कर दी गई थी और विधानसभा की सीटें बढ़कर 104 कर दी गई थी। अगला जो है कि निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना है जो कि किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका संगम वंश होगा। विजयनगर की स्थापना 1336 में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने किया था। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर उन्होंने विजयनगर एक नए शहर की स्थापना है जो किया था। बाकी विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 राजवंशों ने शासन किया था। पहला संगम था जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था 1336 में, 1485 तक रहा था। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। दूसरा था साल्बू वंश जिसका स्थापना साल्बू नरसिम्हा ने किया था 1485 में, 1505 तक ये रहा था। साल्बू नरसिम्हा इस सत्ता में आया था संगम वंश को समाप्त करके। तीसरा था तुलबू जो कि वीर नरसिंह के द्वारा शुरू किया गया था 1505 से 1570 तक। कृष्णदेवराय इसी वंश का शासक था। अराविडी वंश सबसे अंतिम वंश था। तिरुमाल के द्वारा स्थापना किया गया था 1570 में, 1650 तक रहा था और विजयनगर समाज के यहाँ का अंतिम शासक था। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न हुआ है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, यानी कि वाज डैश वाज अ कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन, तो इसका राइट आंसर होगा वान भट्ट। ठीक है, वान भट्ट जो है आपका राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। राजा हर्षवर्धन की बात करते हैं तो जो पुष्पवती वंश था, पुष्पवती वंश, ठीक है, इसका संस्थापक आपका, ठीक है, संस्थापक नहीं, इसी का आपका राजा था राजा हर्षवर्धन। इसके अलावा वान भट्ट ने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र पुस्तक लिखा है। तो आपके एग्जाम में ये आ जाए कि हर्ष चरित्र जो पुस्तक है इसके द्वारा लिखा गया, तो वान भट्ट टिक कर आना है। इसके अलावा वो अपने जीवनी में थानेश्वर के साथ साथ अपने संबंधों का वर्णन करता है। इसके अलावा चंद्रबरदई की बात करते हैं तो चंद्रबरदई ये भी आपके एक भारतीय कवि थे और इन्होंने पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक लिखा है जो कि राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में ब्रज भाषा में एक महाकाव्य कविता की रचना है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा और बहुत सारे राजा हुए और जिसके दरबारी कवि हुए, जैसा कि आपका कनिष्क हुआ, उसके दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र रहते हैं। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसके दरबार में हरिसेन नामक दरबारी कवि रहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे कि महाधिराज की उपाधि धारण की थी, इसके दरबार में अमर सिंह कालिदास रहते हैं। हर्षवर्धन के दरबार में वान भट्ट। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बात करते हैं तो चालुक्य वंश का ये राजा रविकीर्ति इसके दरबार में दरबारी कवि था। यशोवर्मन आपकी भयभूति। अमोघवर्ष की बात करते हैं तो महावीराचार्य इसका दरबारी कवि थे। अमोघवर्ष की बारे में बात करते हैं तो जिनसे नरसिंह वर्मन के दरबार में दंडिन आपके कवि थे। महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर। विक्रमादित्य 6 के दरबार में बिल्हन। विक्रमादित्य 4 के दरबार में विज्ञानेश्वर और चोल के राजा के दरबार में कंबन है जो कि दरबारी कवि थे, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। इंडिया वन गोल्ड मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ओलंपिक, तो राइट आंसर आपका 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया होगा किस खेल में, तो खेल की बात अगर जब की जाएगी तो कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, खेल का नाम भी यहाँ पर लिखा गया है हॉकी टीम ने। ठीक है, तो हॉकी में भारतीय पुरुष का जो हॉकी टीम था 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में अपना पहला ओलंपिक पदक है जो कि स्वर्ण है जो कि जीता था। इसके अलावा भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने कुल मिलाकर 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, उनमें से 6 लगातार 1928 लेकर 1956 तक तथा टोक्यो 1964 और मास्को 1988 में 2 और जीत शामिल है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नामों को याद रखना है और जो ओलंपिक से संबंधित हैं, जैसा कि अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा की बात करते हैं तो व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले ये प्रथम भारतीय हैं, इनको याद रखना है। फिर आपको कर्णम मल्लेश्वरी को याद रखना है, ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। सिडनी 2000 ओलंपिक में इन्होंने ये कारनामा किया। पीवी सिंधु को याद रखना है, 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला हैं। सुशील कुमार को भी याद रखना है, 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय एथलीट हैं और पहले पुरुष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है, यानी कि अंडर विच ऑफ दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस इंडिया एक्ट एज द सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड कोड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 129 हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के पिछले फैसले रिकॉर्ड किए जाते हैं और आगे के मामलों के लिए साक्ष्य के रूप में उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्थापित किया गया है। इनमें 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, तो याद रखना है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को बाबा साहेब जो भीमराव अम्बेडकर थी, उन्होंने इन्हें संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, तो संविधान का हृदय और आत्मा
अगर आपसे पूछा जाता है वो कौन है, तो आपका आर्टिकल 32 ही है। आर्टिकल 32 में तो एक आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है। दूसरी तरफ आपका अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है, ठीक है, तो आर्टिकल 32 के तहत ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके अलावा आपका अनुच्छेद 17 को याद रखना है। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं तो अस्पृश्यता किसी भी रूप में निषेध होगा, ये बताता है। अनुच्छेद 44 को याद रखिएगा, समान नागरिक संहिता से संबंधित है, जो कि एक नीति निर्देशक तत्व के रूप में पेश किया गया है। इसके अलावा भारत का संविधान जो भाग 5 है, अनुच्छेद 124 से 147 तक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के गठन, शक्तियों और न्याय प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हैं। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में बात करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित आपके 34 न्यायाधीश हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जैसा कि अनुच्छेद 124 हुआ, जो कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तथा गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि से। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति से। अनुच्छेद 129 आपका विलेखन न्यायालयों के रूप में उच्चतम न्यायालय के रूप में। उच्चतम न्यायालय की पीठ की बात करेंगे तो आपका अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 132 सुप्रीम कोर्ट का कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील के मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 133 की बात करते हैं तो सिविल मामलों में उच्च न्यायालय में अपील से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 134 जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का आपराधिक मामलों में अपीलीय अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 134 का ए जो कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 135 जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा वर्तमान कानून के अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों का उपयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष अवकाश से संबंधित। 137 जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णयों तथा आदेशों की समीक्षा से। अनुच्छेद 138 जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 139 जो है कुछ चुनिंदा विषयों पर उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 139 ए की बात करेंगे तो कुछ मामलों का स्थानांतरण से संबंधित है। अनुच्छेद 140 जो है सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियाँ से संबंधित है। अनुच्छेद 148 जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होना, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, याद रखिएगा। अनुच्छेद 142 जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का गवाहों की तरह भविष्य में इस्तेमाल करना, उससे संबंधित है। अनुच्छेद 143 जो है राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अनुच्छेद 144 जो है सिविल और न्यायिक क्षेत्र अधिकारियों की सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए कार्य कर से संबंधित है। अनुच्छेद 145 जो है अदालत के लिए नियम आदि से संबंधित है। 46 जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों और कर्मचारियों का खर्च से संबंधित है। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 147 जो कि व्याख्या से संबंधित है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि छऊ नृत्य किस राज्य के आम लोगों का एक लोक नृत्य है, यानी कि छऊ डांस इज द पब्लिक डांस ऑफ द कॉमन पीपुल ऑफ विच स्टेट। तो इसका राइट आंसर हो सकता है छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ ना हो तो हो सकता है पश्चिम बंगाल हो। अगर पश्चिम बंगाल में ना रहे तो आपका राइट आंसर उड़ीसा होगा। क्यों, चलिए देखते हैं। छऊ की बात करते हैं तो ये जो छऊ है पूर्वी भारत के छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अलग अलग नामों से आपका किया जाने वाला एक अर्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इसे किस नाम से जाना जाता है, झारखंड में किस नाम से और पश्चिम बंगाल में किस नाम से। तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में इसी छऊ को आपका पुरीलिया छऊ के नाम से जाना जाता है, पुरीलिया छऊ। झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में इसे सराय केला छऊ के नाम से जाना जाता है। और ये जो उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में आपका ये जो है कोस नाम से, तो उड़ीसा में आपका मयूरभंज छऊ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पता नहीं सिर्फ छऊ के नाम से जाना जाता हो, ऐसे छत्तीसगढ़ आपके ऑप्शन में आता ही नहीं है। आपके ऑप्शन में उड़ीसा आता है, झारखंड आता है और आपका पश्चिम बंगाल आता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो शास्त्रीय नृत्य का जो गणना है दो लोगों के द्वारा, दो संस्था के द्वारा किया जाता है। पहला संस्था है आपका भारत का संस्कृति मंत्रालय और दूसरा संस्था है आपका संगीत नाटक एकेडमी, ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी। संगीत नाटक अकादमी की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है, इसको भी याद रखना है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 101% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा 8 जो नृत्य है, 8 नृत्य को ही शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है। लेकिन भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अकॉर्डिंग
9 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आपसे जब भी पूछा जाता है आपका संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है, संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग तो अभी तक पूछा नहीं गया है। फिर भी याद रखना है आपका संगीत नाटक एकेडमी और संस्कृति मंत्रालय दोनों के बीच में सब कॉमन है, बस एक चीज़ कॉमन नहीं है, वह है आपका छऊ। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय छऊ नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान देता है, लेकिन संगीत नाटक एकेडमी जो है छऊ को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान नहीं देता है। ठीक है, बाकी और कुछ भी चीज़ नहीं है। बाकी भरतनाट्यम जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आज आया था, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम को ही हम लोग इसे सदीरट्टम के नाम से जानते हैं, सदीरट्टम के नाम से या दासीअट्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। कथक है जो कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का। ये कथकली जो केरल का है, और केरल का एक और है मोनियट्टम, वो भी आपका केरल का है। फर्स्ट शिफ्ट में आपका प्रश्न आया कि कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, तो कनक रेले की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका मोनियट्टम से ही था, वही मोनियट्टम जिसका संबंध केरल से था। इसके अलावा कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो सीजीएल में आया कि वेमपति चिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य से है, तो वेमपति चिन्ना सत्यम की बात करते हैं तो इनका संबंध आपका आंध्र प्रदेश से ही था, तो उसको भी याद रखना है। ओडिसी जो है आपका उड़ीसा से है। तो एक बार प्रश्न आपका बना कि जो है केलुचरण महापात्रा जो है, केलुचरण महापात्रा का संबंध जो है किस नृत्य से है, तो इनका संबंध उड़ीसा से था। इसके अलावा सतरिया जो है आपका असम का है। तो एक बार आपके एग्जाम में प्रश्न बना, क्या बना भाई, तो बना कि शंकर जो देव है, श्रीमंत शंकर देव, उनका जो संबंध है वो किस नृत्य से है, तो उनका संबंध जो था आपका सतरिया नृत्य से ही था। इसके अलावा है आपका मणिपुरी नृत्य जो कि आपका मणिपुर से है। तो घनकांत बोरा जो है एक शख्स का नाम है, उनका संबंध आपका मणिपुर से ही था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा पूर्वी भारत के छऊ की बात करते हैं तो ये आपका उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा में मयूरभंज छऊ, झारखंड में सरायकेला और पश्चिम में पुरुलिया छऊ के नाम से ये आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शेल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर्स एज इट्स हेड, यानी कि भारत के संविधान का कौन सा लेख प्रदान करता है कि प्रधानमंत्री के साथ अपने सिर के रूप में मंत्रियों की परिषद होगी। ठीक है, तो राइट आंसर जो है उसका आपका वो अनुच्छेद 74 का सब क्लोज 1 इसका राइट आंसर है। यही प्रदान करता है कि प्रधानमंत्री के साथ अपने सिर के रूप में मंत्रियों को परिषद होगी। इसके अलावा अनुच्छेद 74 को याद रखिएगा, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रियों की परिषद से संबंधित है। 44 यही आपका यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। अनुच्छेद 21 ए को याद रखिएगा, आपका ये किस प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है। 86वां संविधान संशोधन 2 के माध्यम से ये आपका जोड़ा गया था। ठीक है, बाकी अनुच्छेद 34 जो है इस हिस्से के द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों पर प्रतिबंध, जबकि मार्शल लॉ किसी भी क्षेत्र में लागू होता है उससे संबंधित है। अगला है कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 51 ए होगा। वही बात है, संविधान में मौलिक कर्तव्य नाम का कोई चीज़ नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इससे जोड़ा गया और इसमें भाग 4 ए जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 ए जोड़ा गया। सुबह में भाग पूछा गया था, अभी आपका अनुच्छेद पूछा गया। कल आपसे संविधान संशोधन पूछा जाएगा। इसके अलावा किस समिति की सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, जब 1976 में जोड़ा गया था उस समय मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। एक जो मौलिक कर्तव्य है वही 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। वर्तमान में अभी 11 मौलिक कर्तव्य है। ये जो विचार है मौलिक कर्तव्य का रूस के संविधान से लिया गया था। ठीक है, बाकी एक प्रश्न और आता है जो कि यहाँ पर ऐड नहीं है, वह है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, तो इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, हालांकि 10 जोड़ा गया था। बाकी 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन सा है उसको एक बार आप लोग याद रखिएगा। इसको याद कैसे रखना है, इसको याद रखना है 51 ए का। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 51 ए है। ठीक है, 51 कैपिटल ए, 51 कैपिटल ए का सब क्लोज ए स्मॉल। ठीक है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और भारतीय संविधान के सिद्धांतों और संस्थानों का समान है। वहीं पर सब क्लोज बी आपका स्वतंत्रता के लिए देश की लड़ाई को प्रेरित करने वाले उदार सिद्धांतों को बनाए रखें और कायम रखने से संबंधित है। सी जो है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने से है। डी आपका है राष्ट्र की रक्षा करें और आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। इसके अलावा जो है आपका डी के अलावा है ई। ये जो है आपका धर्म, भाषा, स्थान या वर्ग में मतभेदों के बावजूद सभी भारतीयों के जो बीच सद्भाव और साझा भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले व्यवहारों की निंदा करना संबंधित है। एफ जो है आपका समग्र रूप से राष्ट्र के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास की सराहना करें और उसकी रक्षा करने से है। इसके अलावा जी जो है EF आपका जंगल, झील, नदी और वन जीव सहित एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने, साथ ही सभी जीवित जीवों के प्रति दया रखने के संबंधित है। एच जो है आपका
मानवतावादी दृष्टिकोण एक वैज्ञानिक मानसिकता और सुधार की भावना को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसके अलावा जो एच के बाद आपका आई आता है, जो कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने, हिंसा से दूर रहने को बताता है। इसके बाद जे जो है वो है आपका व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ताकि देश लगातार प्रयास सफलता की अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर पहुंच सके। इसके अलावा जो लास्ट के है वह है अपने बच्चों या प्रतिपाल्य को ये 6 से और 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना। ये 2002 के 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जैसा कि आप लोग को पहले ही मालूम है। ठीक है, अगला है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज्य मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर स्थित है। तो राइट आंसर आपका पाकिस्तान होगा। प्रसिद्ध कटास राज मंदिर पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चकवाल के पास है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये जो मंदिर है 615 से 950 ईस्वी के बीच बनाया गया है। साथ में ये जो मंदिर है भगवान राम, हनुमान और शिव को समर्पित है। इसके अलावा 1992 में भारत में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भारत में कई हिंदू मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। इसके अलावा जो है आपका एक मंदिर का नाम है आपका कतारागामा मंदिर। ठीक है, बहुत सारे 2-3 लोग बताए थे, एक कतारागामा बताएं, एक हिंगराज मंदिर बताएं, एक वही वाला मंदिर बताएं। ठीक है, बाकी जो आया था आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार वेरीफाई कर दीजिएगा। कतरामा मंदिर की बात करेंगे तो आपका श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। हिंगलाज माता मंदिर की बात करते हैं तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इस मंदिर को नानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बाकी ये मंदिर हिंगलाज देवी और हिंगुला देवी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है गणेश रथ डैश में स्थित बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है। तो राइट आंसर आपका महाबलीपुरम होगा। गणेश रथ भारत के तमिलनाडु राज्य के एक शहर महाबलीपुरम में स्थित है। यह एक अखंड मंदिर है जिसका अर्थ है कि चट्टान के एक टुकड़े से बनाया गया है। मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है, जिन्हें बुद्धि, ज्ञान और नई शुरुआत के देवता के रूप में पूजा किया जाता है। ठीक है, बाकी 7वीं शताब्दी में बनाया गया था पल्लव वास्तुकला में। अगला है डैश रासायनिक सूत्र H2SO4 है। तो राइट आंसर आपका विट्रियल का तेल हो, जिसका राइट आंसर होगा। हालांकि आपका ऑप्शन में सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया होगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का ही आपका रासायनिक सूत्र है। हमने फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में ही बताया था, जब आपसे पूछा गया था सारे क्या कुछ पूछा गया था। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का पूछा गया था, उसी समय हमने आपको सारे रासायनिक तत्वों का जो नाम है बता दिया था। ठीक है, तो उसी से संबंधित है H2SO4, तो इसको याद रखिएगा। इसे गंधक भी कहते हैं। अगला है एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों इंडिया हो जाएगा। वो विजेता की बात करेंगे तो ईरान। ठीक है, 2023 में आपका चौथा संस्करण था। ये जो आपका है असम में आयोजित किया गया था, पुरुष और महिला दोनों श्रेणी में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसका मेजबानी भारतीय खो खो महासंघ के द्वारा किया गया था। और एशियाई खो खो चैंपियनशिप का पहला संस्करण जो है आपका 1996 में कलकत्ता में हुआ था। इसमें 5 टीमों ने भाग लिया था। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को हराया था। अब तक 4 बार इसका आयोजन किया जा चुका है। तो दूसरा संस्करण आपका 7 टीमों ने भाग लिया था। 2000 में हुआ था ढाका में, और जो तीसरा संस्करण है इंदौर में हुआ था 2016 में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। भारत ही जीत हासिल किया था महिला और पुरुष दोनों वर्ग में। अगला है कि आर मुथुन कमल एक डैश नर्तक है जिन्हें 2022 में पद्मश्री मिला। तो राइट आंसर आपका सादिर होगा। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने मुथुन कमल को सदी नृत्य में शैली में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आर मुथुन कमल भारतीय राष्ट्र तमिलनाडु की 7वीं पीढ़ी की अनुभवी सदी नृतंगना है। वो 32 देवदासियों में से एक जीवित व्यक्ति हैं जिन्होंने बिड़ी मलाई मुरुगन मंदिर में देवता की सेवा और बिड़िन मलाई मंदिर में स्वयं को भगवान को समर्पित करने के लिए पोट्टू कटतल समारोह में आयोजित करने वाली अंतिम महिला है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो हमने सेकंड शिफ्ट के वीडियो में बताया था कौन कौन से 8 वो शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, और कौन से वो एक अलग नृत्य है जिसे भारत का संस्कृति मंत्रालय भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो वो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। बाकी कोई भी ऑप्शन आपको एक लोक नृत्य का दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सभी राज्यों के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य को भी देख लेते हैं। जैसा कि आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य एक आपका कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी के अलावा जो भी नृत्य आंध्र प्रदेश से होगा वो क्या होगा, तो वो होगा आपका लोक नृत्य। जैसा कि बिलासनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम, भावाकल्पम, बीड़ा नाट्यम, दप्पू, तपेटा, लंबाडी, ढिमसा, कोलाट्टम, बुट्टा बुमलू। ठीक है, ये सब आपका लोक नृत्य है। असम से भी आपका एक है सतरिया जो नृत्य है वो आपका शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा बिहू हो गया, बिछुआ हो गया, नट पूजा, महारास, काली गोपाल, बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, तब्बल, चोंगली, डोंगी, झुमरा, होवत जनाई, ये सभी आपका असम का लोक नृत्य है। बिहार से जाजटीन, बखो बखेन, पवनिया, सामा, चकवा विदेशिया लोक नृत्य है। गुजरात से आपका गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी जरो, भवाई है। ठीक है, भवाई आपका वहाँ का है, राजस्थान का है। हरियाणा से झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूड़, गुग्गा, खोर, कागोर। हिमाचल प्रदेश से झोड़ा, झाली, छड़ही, धामन, छपेली, महासू, नाटी, डांगी। जम्मू कश्मीर से रौफ,
हिक्कत, मंदजस, कुड्डी, डांडी नाच, दमाली। कर्नाटक से यक्षगान, हुटारी, सुग्गी, कुनिथा, करगा, लाम्बी। केरल से शास्त्रीय नृत्य आपका है कथकली है। इसके अलावा ओट्टम थुलाल, मोहिनीअट्टम भी शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा केकोटिकली। महाराष्ट्र से लावनी, नकटा, कोली, लेजिम, गफ्फा, दहीकला, दशावतार या बोहरा। उड़ीसा से एक शास्त्रीय नृत्य ओडिसी। इसके अलावा साबरी, घुमरा, पेंका, मुनारी, छाऊ हो गया, वही मयूरभंज छऊ। पश्चिम बंगाल से काठी, गंभीरा, डाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, महल, कीर्तन। पंजाब से हो गया भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमन, फांड, नक्कल। राजस्थान से घूमर, चक्री, गनगौर, झूललीला, झूमा, सुईसनी, घपाल, कालबेलिया। तमिलनाडु से शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुम्मी, कोल्टम, कवाड़ी। उत्तर प्रदेश से नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली, जैता। उत्तराखंड से गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, झोरा, रासलीला, छपेली। गोवा से तारंगमेल, कोली, देखनी, फुगरी, सिगमो, घोड़े, मोदनी, समई, जागर, रणमले, गौफ, टोन्यामेल। मध्य प्रदेश से जाबरा, मटकी, आरा, खड़ा नाच, फूलपत्ती, गिरदा नृत्य, सिलालारकी, सिला बधोनी, मांच। छत्तीसगढ़ से गोरमारिया, पंथी, राउत नाच, पंडवानी, बेदमती, कपालिक, भरथरी चरित्र, चंडेनी। झारखंड से कर्मा, झूमर, मुंडारी, हुंटा, डोमकच, मर्दाना, जन्नी, पाइका, सबको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश से बुइया, ठीक है, पोनुंग, पोपीर, पासी कोंकी, वांचो, चलो को याद रखना है। मणिपुर से ढोल चोलम, थांगटा, लाई हरोबा, पुंग चोलम। इसके अलावा क्या खुबक, इसेई, ल्हासो। मेघालय से का, साद, सुख, मैनसम, नोक्रेम, लाहो। मिजोरम से चिराव नृत्य, खुलालम, ठीक है। इसके अलावा चामंग, लाइजोन, जांग तलाम। नागालैंड से रंगमा, बांस डांस, जिलियांग। त्रिपुरा से होजगिरी, सिक्किम से चूफाट नृत्य, ठीक है, सिंघी चाम, खुकरी, चुटकी नाच, ठीक है, तासियांकुक नृत्य को याद रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया, इन अकबर पीरियड विच डिपार्टमेंट पर्सन कॉल्ड इज दीवान, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका राज्य की समस्त आय और व्यय का प्रबंधन करने से संबंधित था आपका दीवान। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर मुगल समाज के अधिकारी को देखें तो वजीर जो है इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। ये राजस्व और वित्त का काम देखते थे। मीर बख्शी जो है सैन्य नियुक्ति और पदोन्नतियों के संबंध में खुफिया जानकारी एकत्र करना, सिफारिश करना से संबंधित थे। मीर समन शाही कारखाने का प्रभारी था जहाँ सभी प्रकार के निर्माण होते थे। दीवान बयूतात सड़कों, सरकारी भवनों आदि का रखरखाव से संबंधित था। मीर मुंशी शाही प्रताचार से सद्र, उस सद्र, धार्मिक दान, अंशदान प्रमुख से। काजी उल कुजात जो है सम्राट के बाद न्याय के लिए सर्वोच्च अधिकारी, उसकी जिम्मेदारी मुस्लिम कानून के अनुसार सभी मामलों में न्याय करना था। इसके अलावा जो है मुशर्रफ ई मुमलिक लेखाकार था। मुस्तफ़ ई उमलिक लेखा परीक्षक था। मीर डॉक्टर याचिकाओं के प्रभारी था। नेविस पर जाएं आपका रिपोर्टर था, ठीक है। उसी प्रकार से आपका यहाँ पर भी है मुगल अधिकारी में कुछ अधिकारी भी थे। दीवान वजारत हो गया, राजस्व वित्त से था। दीवान अर्ज सैन्य से था। दीवान रसाल तुमहत सिर्फ विदेशी कार्य से था। दीवान इंसा सरकारी कागजों का संरक्षक से था। दीवान कजा अदालती से था। दीवान बरीद खुफिया विभाग से। दीवान श्रवण शाही घराने के प्रभारी से था। इसके अलावा जो है आपका अकबर का नवरत्न भी हुआ करता था। एक था आपका अब्दुल रहीम, ये अकबर का दरबारी कवि था। उन्हें खाने खाना की उपाधि प्रदान की गई थी। उन्होंने बाबरनामा की चगदाई भाषा में फारसी में अनुवाद किया। अबुल फजल आपका आईने अकबरी के लेखक था, ठीक है, इसको भी याद रखना है। बीरबल था, सेना के सलाहकार था। एक आपका था क्या, यहाँ पर नाम मिच मैच हो गया है। इसके अलावा मुल्ला दो प्याजा, बिजारा जियाउद्दीन, राजा मान सिंह तानसेन, तोडरमल, ठीक है। तो क्या था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला जो है कि इनमें से कौन पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो पूंजी प्राप्ति का हिस्सा की बात करते हैं तो कर जो है आपका नहीं है। पूंजीगत प्राप्तियाँ अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त नगद, कंपनी के शेयरों की बिक्री से प्राप्त नगद और ऋण और ब्रांड जैसे ऋण साधन के मुद्दे के माध्यम से प्राप्त नगद है। इसके अलावा पूंजीगत प्राप्तियाँ सरकारी राजस्व है जो या तो देनदारियों उत्पन्न करते हैं जिससे ऋण लेना, या संपत्ति को कम करते हैं जैसे विनिवेश। एक पूंजी प्राप्ति तब होती है जब सरकार दायित्व उठाकर या अपनी संपत्ति बेचकर धन है जो कि जुटाता है। राजस्व प्राप्तियाँ सरकारी प्राप्तियाँ हैं जो दायित्वों को नहीं बढ़ाती है और संपत्ति को समाप्त नहीं करती हैं। ये कर हो गया राजस्व, ब्याज, सरकारी निवेश पर लाभांश, उपकर और दी गई सेवाएं के लिए अन्य सरकारी प्राप्तियाँ, ठीक है। तो ये सभी आपका है।